आपको ब्रेन सेटलर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। इस चैप्टर में हम लोग 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बात करेंगे। जब देखेंगे कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी उससे लेके 1761 तक की बात करेंगे जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। उसके दौरान हम देखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट में जो नई पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुई थी उसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब इस मैप को देखिए। इस मैप पे आप देख सकते हैं कि जो बाउंड्री दिखाई गई है मतलब डॉटेड लाइन से, वो शो करती है कि मुगल अंपायर जो है कहां तक फैला हुआ था। लगभग हम बात कर रहे हैं ये 1700 के आसपास। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अभी रफली पूरा पाकिस्तान है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा इंडिया है। रफली हम देख सकते हैं कि पूरा आ गया है लगभग इसमें। अब इस मैप को देखिए। ये मैप जो है 1765 के आसपास की है और इसमें हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश ने सक्सेसफुली जो है बहुत ही मेजर चंक जो है ईस्टर्न इंडिया का वो जो है अपने कैप्चर में कर लिया है। और कैप्चर में लेने के बाद हम समझ सकते हैं कि इस छोटे से पीरियड में ब्रिटिश ने कितना जल्दी जो है कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस दो पीरियड के बीच में जो भी घटनाएं हुई उसी चीज को हम लोग बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्राइसिस आई थी अंपायर में, मतलब कि जब मर गया था ये औरंगजेब 1707 के आसपास, तो उस समय जो है क्या प्रॉब्लम आई थी और उसको कैसे फेस किया लेटर मुगल्स ने। फिर हम देखेंगे कि जो लेटर मुगल्स हैं वो पूरी तरह से जो है नोबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और इससे क्या हुआ कि न्यू स्टेट का इमरजेंस हुआ, जो कि हम अगर बात करें तो मुगल एम्पायर के मतलब पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं थे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड मुगल प्रोविंस की, जिसमें वो आता है अवध, बंगाल और हैदराबाद। इसके बाद हम बात करेंगे राजपूत के बारे में। उनका देखेंगे कि उनका रिलेशन कैसा था उस समय अगर हम बात करें इस काल में मुगल एम्पायर के साथ। और लास्टली हम बात करेंगे सिख, मराठा और जाट्स की। हम देखेंगे कि कैसे लॉन्ग स्ट्रगल के बाद उन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो बिना देर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुगल एम्पायर में जो क्राइसिस आ गई थी औरंगजेब के डेथ के बाद 1707 में, उसके बाद जो है लेटर मुगल्स का क्या हुआ था। तो हमने चैप्टर 4 में पहले ही देख चुके हैं कि मुगल एम्पायर जो है एक हाइट ऑफ सक्सेस पहुंचा था और फिर हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी के अंत में जो है उसका जो मतलब कि एक तरह से डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। इसके डिक्लाइन के तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से अगर मेन कारण की बात करें तो वो था औरंगजेब का बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां लड़ना। वो जो है बहुत ही लंबे लंबे लड़ाइयां जो है बहुत ही ज्यादा समय तक लड़ते रहा और सबसे ज्यादा तो उसने हद तब कर दी जब उसने दक्कन को जीतने के लिए बिन मतलब का बहुत ही ज्यादा लड़ाई लड़ा और उसमें जो है उसके जितने भी मतलब बात करें मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो खत्म हो गए थे। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब की जब डेथ हुई तो उस समय एक तो ऐसे ही मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो गई थी और ऊपर से जो इफिशियंसी मेंटेन हुई थी वो आगे के मुगल एम्पायर इफिशियंसी मेंटेन नहीं रख पाए। आगे के जितने भी मुगल एम्पायर हुए उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया कि वो जितने भी नोबल्स हैं उनको जो है कंट्रोल कर पाए, मतलब जितने भी मानसबदार होते थे इनको भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। नोबल्स जिन्हें गवर्नर एज ए चूज किया जाता था वो जो है अक्सर जो है कंट्रोल करते थे ऑफिस ऑफ रेवेन्यू, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों ही कंट्रोल करते थे और इसके कारण जो है उन्हें धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है वो आ जाता था, जैसे पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में और मिलिट्री में। और इससे क्या होता था कि वो बहुत ही वास्ट रीजन जो है मुगल एम्पायर का वो कंट्रोल करने लगते थे। और आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे गवर्नर जो है अपना कंट्रोल जो है पूरे प्रोविंस पर वो बढ़ाते रहते हैं, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू है वो मुगल एम्पायर के पास आना कम होने लगता है। इन प्रॉब्लम्स के बीच हम देखते हैं कि जो पीजेंट्स होते हैं और जो जमींदार होते हैं वो जो है एक तरह से विद्रोह कर देते हैं नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, जिससे हम देखते हैं कि स्थिति और गंभीर हो जाती है। कभी कभी तो ये विद्रोह जो होता था वो टैक्स के बढ़ने के कारण होता था, लेकिन दूसरे समय अगर हम बात करें तो ये कभी कभी इसलिए होता था क्योंकि जो पावरफुल जो सरदार होते थे वो अपना पोजीशन और मजबूत करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि मुगल अथॉरिटी को ये चैलेंज पहले फेस नहीं करना पड़ा था, वो पास्ट में भी ऐसा चैलेंज फेस किए थे, लेकिन इस बार नया क्या हुआ था कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज था वो भी उनके कंट्रोल में आ गया था, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हो गई थी। और मुगल एम्पायर जो भी मतलब कि औरंगजेब के डेथ के बाद आए वो इन प्रॉब्लम को फेस तो नहीं कर पाए। इसके अलावा जो है जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी जो है वो जा रही थी प्रोविंशियल गवर्नर के पास, उसको भी एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। इसी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में हम देखते हैं कि ईरान से नादिर शाह नाम का एक मतलब कि जो रूलर है वो आता है और इंडिया पर एक तरह से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो पूरा दिल्ली को एक तरह से लूट लेता है 1739 में और अपने साथ जाते जाते वो बहुत सारा जो है एक तरह से वेल्थ जो है अपने साथ ले जाता है।
नादिर शाह के लूटने के बाद हम देखते हैं कि ये लूटने का जो है एक तरह से परंपरा सा चालू हो गया, और इसके बाद हम देखते हैं कि जो अफगान रूलर है एक तरह से अहमद शाह अब्दाली, वो जो है एक तरह से नॉर्थ इंडिया को लगभग 5 बार लूटता है 1748 से लेके 1761 के बीच में। तो हम देख सकते हैं कि मुगल एम्पायर जो है ऑलरेडी जो है बहुत ही ज्यादा एक तरह से प्रेशर में आ गए हैं चारों साइड से, और इसी के बीच हम देखते हैं कि उनके जो नॉवेल्स हैं या ग्रुप ऑफ नॉवेल्स जितने भी थे उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि इस प्रॉब्लम को और सीवियर कर देता है। ये जो ग्रुप ऑफ नॉवेल्स है ये अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं 2 मेजर ग्रुप में, एक का नाम था ईरानीज और दूसरा तुरानीज। और हम देखते हैं कि लंबे समय तक जो लेटर मुगल रूलर थे वो एक तरह का पपेट बन जाते हैं इन दोनों ग्रुप के बीच में, और ये दोनों ग्रुप जो है एक तरह से कठपुतली की तरह उसको नचाते हैं। और सबसे शर्मनाक बात तो तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि 2 मुगल एम्पायर, एक का नाम था फारूक सियार और दूसरा का नाम था आलमगीर II, इनको जो है एक तरह से हत्या कर दी जाती है। और इसके अलावा 2 और मुगल एम्पायर, जिन एक का नाम था अहमद शाह और दूसरा का नाम था शाह आलम II, इनको जो है एक तरह से अंधा कर दिया जाता है अपने नोबल्स के द्वारा। तो हम देख ही सकते हैं कि जो मुगल एम्पायर हैं उनके हाथ से जो है पूरी तरह से सत्ता जो है एक तरह से हाथ से निकलने लगती है, और उनको जो है एक तरह से हम देखें तो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सारे रीजन्स को। और जैसे जैसे जो है उनका जो है अथॉरिटी जो है मुगल एम्पायर का वो कम होने लगता है, जो गवर्नर है लार्ज प्रोविंस के उनका जो है अथॉरिटी जो है अपने रीजन में वो बढ़ने लगता है, और उनका जो कंट्रोल भी है मुगल एम्पायर के थ्रू उनका जो है एक तरह से कम होने लगता है। और हम देखते हैं इसी के बीच जो है नए स्टेट का इमरजेंस होता है। 18वीं सेंचुरी के दौरान हम देखते हैं कि जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट, अगर हम बात करें तो रीजनल स्टेट्स में। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हम स्टेट्स को 18वीं सेंचुरी में 3 पार्ट्स में या 3 ग्रुप्स में हम एक तरह से बांट सकते हैं। पहले ग्रुप में वो स्टेट्स थे जो ओल्ड मुगल प्रोविंस थे, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। हालांकि ये जो है काफी मतलब एक तरह से पावरफुल थे, लेकिन ये काफी इंडिपेंडेंट भी थे। इसके साथ इन्होंने जो है रूलर जो है मतलब कि एक तरह से मुगल, उनसे जो है अपना एक तरह से फॉर्मल जो टाई था उसको नहीं तोड़ा, लेकिन इसके साथ ही जो है वो उनकी बात भी पूरी तरह से नहीं मानते थे। दूसरे ग्रुप में वो स्टेट आते थे जो वतन जागीर के रूप में एक तरह से पूरी तरह से इंडिपेंडेंस गेन किए हुए थे। इस ग्रुप में कई राजपूत प्रदेश शामिल थे। अगर हम तीसरे ग्रुप की बात करें तो उसमें वो स्टेट शामिल थे जो कि मराठास, सिख और जाट्स के कंट्रोल में थे। ये जो स्टेट थे ये काफी अलग अलग साइज के थे, और इन्होंने जो है बहुत ही लंबे समय तक मुगल से एक तरह से लड़ के और अपना इंडिपेंडेंस गेन किया था। तो अब हम इन तीनों ग्रुप को एक एक करके देखेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड मुगल प्रोविंसेस के। तो जितने भी स्टेट जो निकले थे मतलब ओल्ड मुगल प्रोविंसेस से 18वीं सेंचुरी में, उनमें हम 3 स्टेट के बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं। पहला तो अवध, दूसरा बंगाल और तीसरा हैदराबाद के बारे में। ये जो तीनों अगर हम बात करें स्टेट थे, ये जो है हाई मुगल नोबिलिटी के द्वारा एक तरह से स्थापित किए गए थे। अगर इनमें हम बात करें तो अवध जो है वो सादत खान के द्वारा स्थापित किया गया था। बंगाल की बात करें तो वो मुर्शिद कुली खान के द्वारा स्थापित किया गया था, और अगर हम हैदराबाद की बात करें तो वो असफ जहां के द्वारा एक तरह से हम बात करें तो स्थापित किया गया था। ये जो तीनों गवर्नर थे ये जो है बहुत ही ज्यादा हाई मनसबदारी पोजीशन एक तरह से एंजॉय करते थे, और काफी इन पर एक तरह से अगर हम बात करें तो मुगल एम्पायर का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बना हुआ था। ये जो असफ जहां और मुर्शिद कुली खान था, इसका जो जाट रैंक था वो 7000 था, और जो सादत खान था उसका जाट रैंक था 6000। तो हम देख सकते हैं कि ये जितने भी गवर्नर थे इनका जो है काफी हाई पोजीशन था, क्योंकि इनका रैंक काफी ऊंचा था। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे हैदराबाद की। तो हैदराबाद को निजाम उल मुल्क असफ जहां ने एक तरह से स्थापित किया था, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर था किसके कोर्ट में? फारूक सियार, जो कि मुगल एम्पायर था, उसके कोर्ट में। असफ जहां को सबसे पहले अवध का गवर्नर बनाया गया था, और बाद में इसे जो है दक्कन का चार्ज दे दिया गया था। दक्कन का मुगल गवर्नर होने के कारण 1720 से लेकर 1722 के बीच में असफ जहां के पास ऑलरेडी अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल आ गया था। और बाद में हम देखते हैं कि जो एक तरह से डिक्लाइन आ रहा था मुगल एम्पायर का, और जो कंपटीशन बढ़ गई थी कोर्ट नोबिलिटी के बीच में, इसका जो है वो फायदा उठाता है, और फायदा उठा के जो है जो भी ये रीजन है इसका जो है एक तरह से वो एक्चुअल रूलर बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि असफ जहां जो है स्किल्ड सोल्जर और एडमिनिस्ट्रेटर को नॉर्थ इंडिया से खरीद के ले आता है, जो कि यहां आकर न्यू अपॉर्चुनिटी को देख के काफी खुश होते हैं।
असफ जहां जो है इनको जो है एक तरह से मनसबदार एक तरह से अपॉइंट करता है और इन्हें जो है जागीर ग्रांट करता है। हालांकि असफ जहां अब भी एक तरह से मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वो काफी आजादी के साथ अपना शासन चलाता था। ना तो वो दिल्ली से कभी भी कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई कभी भी एक तरह से इंटरफेरेंस करती थी। मुगल एम्पायर तो केवल निजामुल मुल्क असफ जहां के द्वारा जो भी पहले से जो निर्णय ले लिया गया है उसको एक तरह से पुष्टि कर दिया करते थे। तो हम देख सकते हैं कि वो काफी आजादी के साथ अपना रीजन एक तरह से कंट्रोल करता था। आगे हम देखते हैं कि ये जो स्टेट था हैदराबाद का, ये कॉन्स्टेंटली इंगेज रहता है स्ट्रगल में, मतलब युद्ध में। किसके साथ? तो कभी मराठा के साथ वेस्ट में, तो कभी एक तरह से नायकार के साथ जो कि तेलुगु वॉरियर थे उनके साथ। निजामुल मुल्क असफ जहां का काफी एक तरह से एम्बिशन था कि वो एक तरह से कंट्रोल करे रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया जो कि कोरोमंडल कोस्ट था, उसको एक तरह से कंट्रोल करे। लेकिन ब्रिटिश जो कि उस समय काफी एक तरह से पावरफुल हो रहा था, वो इसके एरिया को एक तरह से मतलब जो भी इसका एक तरह से मतलब कंट्रोल करने का जो एम्बिशन था उसको एक तरह से रोक लगाता है। तो ये तो था हैदराबाद के बारे में। अब हम बात करेंगे अवध के बारे में। बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का एक तरह से सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और जब मुगल एम्पायर का एक तरह से डिक्लाइन हो रहा था, उस समय जब हम इसने देखा कि न्यू एक तरह से स्टेट इमर्ज हो रहे हैं, उस समय जो है इसने अपना भी एक तरह से स्टेट को एक तरह से इमर्ज किया। और हम देखते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से स्टेट के रूप में उभरा। अवध एक समृद्धशाली अगर हम बात करें तो प्रदेश था, जो कि गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में एक तरह से फैला हुआ था। और इसके साथ ही उत्तर भारत और बंगाल के बीच व्यापार का एक तरह से मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क जो है एक तरह से पूरा काम जैसे कि सूबेदारी का, दीवानी का और फौजदारी का खुद ही संभालता था। और अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो वो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर जो भी था उसका जो है पूरी तरह से ये करता धरता था। बुरहान उल मुल्क जो है एक तरह से अवध में मुगल प्रभाव को एक तरह से कम करना चाहता था। और इसी के चलते उसने क्या किया कि जो मुगल द्वारा नियुक्त किया गया है अधिकारी, उसकी संख्या जो है एक तरह से उसकी कटौती करनी स्टार्ट कर दी। इसके साथ ही उसने जो भी एक तरह से जागीर था उसका साइज भी एक तरह से कम करना स्टार्ट कर दिया। और जो भी वैकेंट पोजीशन थे वहां पर अपने वफादार सर्वेंट को एक तरह से बैठाना स्टार्ट कर दिया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए उसने जो भी मतलब एक तरह से अधिकारी होते थे उनके खाते लिखो, मतलब कि एक तरह से अकाउंट्स की जांच एक तरह से शुरुआत कर दी गई उसमें। और इसके साथ ही नवाब के कोर्ट के द्वारा जो भी ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे उनके थ्रू एक तरह से जो भी रेवेन्यू है डिस्ट्रिक्ट का उसको एक तरह से रीअसेस करके फिर से निर्धारित किया गया। इसके बाद उसने राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की जो उपजाऊ एक तरह से हम बात करें एग्रीकल्चर लैंड थे उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। आगे हम देखते हैं कि जो स्टेट है उस समय डिपेंड करता था लोकल बैंकर और महाजन पर लोन के लिए। ने क्या किया कि जो भी हाईएस्ट बोली लगाता था टैक्स कलेक्ट करने का उसको जो है एक तरह से राइट दे देता था। ये जो रेवेन्यू फार्मर थे जिन्हें इजारेदार बोलते थे, ये एग्री करते थे कि हम एक फिक्स सम ऑफ मनी आपको देंगे। और इसके साथ ही जो लोकल बैंकर होते थे वो भी गारंटी देते थे स्टेट को कि हम इस पेमेंट को एक तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। इसके बदले में रेवेन्यू फार्मर को एक तरह से पूरी आजादी दी जाती थी कि आप अच्छे से असेसमेंट करें और टैक्स का कलेक्शन करें। ये जो न्यू डेवलपमेंट हुआ ये एक तरह से मौका दिया नए अगर ग्रुप की बात करें जैसे कि मनी लेंडर की और बैंकर की कि वो इन्फ्लुएंस कर सके किस चीज को, तो स्टेट रेवेन्यू सिस्टम को, जो कि पहले पास्ट में कभी नहीं हुआ था। तो ये तो थी अवध की बात। अब हम बात करेंगे बंगाल की बात। बंगाल पर हम देखते हैं कि मुर्शीद कुली खान के अंदर में मुगल कंट्रोल जो का एक तरह से प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हालांकि हम देखते हैं कि मुर्शीद कुली खान को कभी भी एक तरह से सूबेदार नियुक्त नहीं किया जाता है, उसे एक तरह से एज ए डिप्टी एक तरह से नियुक्त किया जाता है। लेकिन फिर भी जो है वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि पूरा कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। वो हैदराबाद और अवध की तरह ही जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है उसे जो है अपने अंदर में ले लेता है। इसके बाद मुगल इन्फ्लुएंस जो है एक तरह से बंगाल में उसको कम करने के लिए जितने भी मुगल जागीरदार थे उनको जो है एक तरह से ट्रांसफर कर देता है उड़ीसा में। उसके बाद जो है वो बहुत ही कठोरता के साथ सारे जमींदारों से एक तरह से टैक्स कलेक्ट करता है।
इसके कारण बहुत सारे जो जमींदार हैं उनको जो है एक तरह से उधार पर लेना पड़ता है बैंकर और मनी लेंडर से। और जो जमींदार एक तरह से टैक्स पे नहीं कर पाते हैं उन्हें जो है एक तरह से मजबूरन अपना जमीन जो है एक तरह से लार्ज जमींदार को एक तरह से बेचना पड़ता है। इस प्रकार बंगाल के एक रीजनल स्टेट बनने से जमींदारों में काफी एक तरह से बदलाव आया। जो क्लोज कनेक्शन हमें एक तरह से स्टेट और बैंकर के बीच में अवध और हैदराबाद में देखने को मिला था, वही अब एक तरह से हमें अलीवर्दी खान के शासनकाल में हमें बंगाल में भी एक तरह से देखने को मिलने लगा। अलीवर्दी खान ने एक तरह से मुर्शिद कुली खान के बाद एक तरह से सत्ता संभाली थी। उसके शासनकाल में जो जगत सेठ था, एक तरह का बैंकर था, वो जो है काफी एक तरह से प्रॉस्परस एक तरह से हो जाता है। तो अभी जो हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा उसे जो है बहुत ही अच्छे एक तरह से नजरिए से देखे, मतलब एक बर्ड आई से देखे, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि 3 कॉमन फीचर थे इन सभी स्टेट्स में। पहला तो ये कि जितने भी लार्जर स्टेट एक तरह से एस्टेब्लिश किए गए इन मुगल नॉबल्स के द्वारा, ये काफी एक तरह से संदेह में थे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक तरह से चला आ रहा था, जैसे कि जागीरदारी सिस्टम, इस पर इन्हें काफी एक तरह से सस्पिशन एक तरह से आ गया था। अगर हम दूसरे कॉमन फीचर की बात करें तो वो था उनका टैक्स कलेक्शन करने का तरीका, जो पहले की मतलब तरीके से काफी अलग था। वे अब टैक्स कलेक्शन के लिए ऑफिसर पर एक तरह से निर्भर न रहकर वो डायरेक्ट एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट देते थे रेवेन्यू फार्मर को, ताकि वो एक तरह से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी जो कि काफी नापसंद थी एक तरह से मुगल्स को, वो जो है पूरे 18वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि वो फैलने लगा हर जगह, और इसका इंपैक्ट हमें हर जगह अलग तरीके से देखने को मिला। और अगर तीसरे फीचर की बात करें तो वो ये कॉमन था कि जितने भी रीजनल स्टेट थे उनका जो है एक तरह से रिलेशनशिप बैंकर के साथ और मर्चेंट के साथ वो एक तरह से उभरने लगा। ये लोग क्या करते थे कि जितने भी एक तरह से मतलब कि ये रेवेन्यू फार्मर होते थे, इनको जो है ये मनी लेंट देते थे, मतलब एक तरह से मनी एक उधार पर देते थे, और उसके बदले में लैंड को एज अ सिक्योरिटी लेते थे और वहां से जो है एक तरह से टैक्स कलेक्ट करते थे अपने आदमियों को द्वारा। और इसके कारण हम देखते हैं कि ये जो रिच मर्चेंट और बैंकर हैं, इनका जो है एक तरह से न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर में एक तरह से हिस्सेदारी बनने लगा। अब हम बात करेंगे राजपूत के वतन जागीर के बारे में। बहुत से राजपूत किंग, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अंबेर के और जोधपुर के, वो जो है एक तरह से मुगल में एक तरह से सर्व करते थे और इसके बदले में उन्हें एक तरह से ऑटोनॉमी मिलती थी अपने वतन जागीर पर। 18वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि ये रूलर अब अटेम्प्ट करते हैं कि अपना जो कंट्रोल है वो बगल के रीजन में एक तरह से इंक्रीज करें। इसके लिए हम देखते हैं कि अजीत सिंह, जो कि एक तरह से रूलर थे जोधपुर के, वो जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं फैक्शनल पॉलिटिक्स जो कि मुगल कोर्ट में हो रहा था। ये जो इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिली थे, ये क्लेम करते थे अपना सूबेदारी बहुत ही अच्छे एक तरह से रिच प्रोविंस पर, जैसे कि गुजरात और मालवा पर। जोधपुर के राजा अजीत सिंह जो है एक तरह से गवर्नरशिप जो है वो गुजरात का उनको मिला हुआ था, और सवाई राजा जय सिंह जो कि अंबेर के थे, उनको जो है एक तरह से मालवा का गवर्नर बनाया गया था। 1713 में हम देखते हैं कि एम्पायर जो जहांगीर शाह थे, उन्होंने इन ऑफिसेस को एक तरह से नवीकरण कर दिया। इसके बाद ये राजा कोशिश करते हैं कि आस पड़ोस के जो भी एक तरह से टेरिटरी हैं उनको जो है एक तरह से ये कब्जा कर ले। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। वहीं दूसरी तरफ अंबर ने भी एक तरह से बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों को अपना एक तरह से कब्जा कर लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि सवाई राजा जय सिंह ने अपना जो है नया कैपिटल जो है जयपुर में स्थापित किया, और उन्हें जो है एक तरह से सूबेदारी मिलता है आगरा का 1722 में। इसके बाद हम देखते हैं कि 1740 से जो भी मतलब एक तरह से राजस्थान में मराठों के अभियान ने एक तरह से इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे जो है इनका अपना जो विस्तार हो रहा था वो एक तरह से रुक गया। आप इस इमेज को देखिए, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान की है। इस समय में बहुत सारे राजपूत एक तरह से जो सरदार थे, उन्होंने बहुत सारे फोर्ट इस तरह के बनवाए थे हिल टॉप पर, जो कि एक तरह से उनका सेंटर था पावर का।
इनकी जो है बहुत ही ज्यादा एक तरह से फोर्टिफिकेशन की जाती थी, जिसके कारण जो है इसके आसपास जो है बहुत सारा अर्बन सेंटर हमें देखने को मिलता था, पैलेसेस देखने को मिलते थे, टेम्पल्स देखने को मिलते थे, ट्रेडिंग सेंटर देखने को मिलते थे और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी आपको इसके आसपास देखने को मिल सकता था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हमें एक तरह से अगर बात करें तो बहुत सारे जो आपको है पॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, मतलब तालाब, वेल्स देखने को मिलेंगे जिसे कुंडीज बोलते हैं। इसके अलावा जो है स्टेप वेल देखने को मिलेंगे जिसे बॉलीज बोलते हैं। तो ये सब आपको इस फोर्ट के आसपास एक तरह से देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे ग्रुप की, जो कि बहुत ही लंबे समय तक एक तरह से लड़ने के बाद उन्हें आजादी मिली थी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे सिख की। हमने चैप्टर 8 में देखा ही था कि 17वीं शताब्दी के दौरान, मतलब 17वीं सेंचुरी के दौरान जो है सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में एक तरह से विकसित एक तरह से होने लगे थे। इससे जो है पंजाब क्षेत्र के एक तरह से राज्य निर्माण को एक तरह से बढ़ावा मिला था। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में एक तरह से अगर हम बात करें तो खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए और इसके साथ ही उन्होंने अगर हम बात करें तो सिक्के गढ़कर जो भी मतलब कि बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नामों वाले, इसके साथ ही उनके रूल को एक तरह से इन्होंने स्थापित किया और उसे जो है स्वतंत्र बताया। इसके बाद सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्रों में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। इसके बाद 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। आगे हम देखते हैं 18वीं सेंचुरी में कि कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया और इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठक में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता मतलब गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% टैक्स के रूप में लेकर बदले में उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, मतलब राज करेगा खालसा। अपने अच्छे संगठन के कारण ही खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सौरगिन रूल का घोषणा किया। इस सिक्के में वही इंस्क्रिप्शन एक तरह से थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदर्शों में पाए जाते थे। 18वीं सेंचुरी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, जबकि जो विभिन्न शासक थे उसमें बटे हुए थे। इनमें सबसे अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट रूलर थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने बहुत सारे सिख समुदाय को एक तरह से एक साथ लाया और उनमें एकता कायम की और फिर 1799 में लाहौर में अपना राजधानी बनाया। तो ये तो थी सिख की बात। अब हम बात करेंगे मराठास के बारे में। तो ये जो मराठा राज्य था ये एक अन्य शक्तिशाली अगर हम बात करें तो रीजनल राज्य था, जो कि मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील जो कि पीजेंट और एक तरह से पेस्टोलिस्ट थे, वो मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने पेनिनसुला में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया था। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पवन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथों में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। और इसके साथ ही पुणे जो है वो मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवा के अंदर में मराठा ने एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वो मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर नहीं लेते थे,
उनसे वो चुपचाप निकल जाते थे और शहर कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे एरिया में एक तरह से मुठभेड़ लेते थे जहां से उनकी सप्लाई लाइन को अच्छे से एक तरह से वो डिस्टर्ब कर सकते थे। 1720 से मतलब 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को काफी एक तरह से नुकसान पहुंचाया। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात जो है मुगलों से छीन लिए गए और इसके बाद 1730 के दशक तक मराठा मतलब किंग को समस्त एक तरह से हम बात करें दक्कन पेनिनसुला का अधिपति के रूप में एक तरह से मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी जो टैक्स था उसको वसूलने का अधिकार भी मिल गया। चौथ अगर हम बात करें टैक्स में तो 25% जो होता था लैंड रेवेन्यू वो जमींदार के द्वारा लिया जाता था और दक्कन में इसे कलेक्ट करता था मराठास। वहीं अगर हम सरदेश मुखी की बात करें तो इसमें 9 to 10% जो लैंड रेवेन्यू होता था वो पे किया जाता था रेवेन्यू कलेक्टर को दक्कन में। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा का जो सीमाएं हैं वो तेजी से बढ़ने लगी। वे उत्तर भारत में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, इसके अलावा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु के प्रदेशों तक उनकी एक तरह से अगर हम बात करें सीमाएं फैल गई। इन राज्यों को अगर हम बात करें तो औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन मराठा का जो सॉवरेनिटी था उसको स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट के रूप में उन्हें टैक्स दिया जाने लगा। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें काफी संसाधनों का अगर हम बात करें तो भंडार तो मिल गया, लेकिन उसके लिए उन्हें काफी कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के अगर हम बात करें सैन्य अभियान से जो अन्य शासक थे, जो अन्य रूलर थे, वो उनके खिलाफ हो गए और इसके कारण जब मराठों ने 1761 में पानीपत की एक तरह से जो थर्ड बैटल थी वो लड़ाई लड़ी तो कोई भी शासक मतलब कोई भी अन्य रूलर उनकी सहायता के लिए नहीं आया और इसके कारण जो है उन्हें काफी बुरी हार मिली थी। इंडलेस मिलिट्री कैंपेन के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की और जब किसी इलाके में एक बार उनका विजय अभियान पूरा हो जाता था तो और उनका अगर हम बात करें शासन सुरक्षित हो जाता था तो वहां स्थानीय परिस्थितियों मतलब लोकल कंडीशन के अनुसार और उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे वहां पर वो राजस्व डिमांड मतलब कि रेवेन्यू डिमांड करने लगते थे। इसके साथ ही उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत ही ज्यादा इंकरेज किया और व्यापार जो कि ट्रेड था वहां का उसको पुनर्जीवित किया और इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने में संसाधन मिले। आगे हम देखते हैं कि 1720 के दशकों में मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्र में स्थिति मतलब जो भी शहर था उसके विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के संरक्षण में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली थे और वे महत्वपूर्ण कल्चरल और कमर्शियल केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के रीजन में उत्पादित जो भी मतलब सिल्क वस्त्रों को मराठा की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर जो पहले आगरा और सूरत के बीच के व्यापार में ही एक तरह से पार्टिसिपेट करता था, अब वो अगर हम देखते हैं तो अपने क्षेत्रों को बढ़ाकर और साउथ में पुणे और नागपुर को और ईस्ट में लखनऊ और इलाहाबाद को भी शामिल कर लेता है और इससे इन रीजन को काफी फायदा होता है और इनका व्यापार काफी फलता फूलता रहता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे जाट्स की। तो अन्य राज्यों की तरह ही जाटों ने भी 17th और 18th सेंचुरी में अपनी सत्ता एक तरह से मजबूत की। अपने नेता चुरामन के नेतृत्व में ही उन्होंने दिल्ली के वेस्ट में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका जो एक तरह से हम बात करें कंट्रोल दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्रों में होना शुरू हो गया और कुछ समय के लिए वो आगरा के वर्चुअल कस्टोडियन भी बने रहे। जाट जो है वो समृद्ध
एग्रीकल्चरिस्ट थे और उनके क्षेत्र में पानीपत तथा अगर हम बात करें बल्लभगढ़ जैसे शहर जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर अगर हम बात करें तो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में जाके शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सबके बलबूते वह मुगलों से लड़ा था। आगे बढ़ते हैं तो जहां भरतपुर का किला काफी हद तक ट्रेडिशनल शैली में बनाया गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का कॉम्बिनेशन करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। बाग महल मतलब गार्डन पैलेस। इसका बिल्डिंग उन आर्किटेक्चरल फॉर्म पर मॉडल किया गया था जिसे अगर हम बात करें एसोसिएटेड किया जाता है शाहजहां के युग से। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है और जाट्स के बारे में हमें इतना ही जानना था। तो चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हम देखते हैं कि आज हमें एक्स्ट्रा क्या जानना है। तो आज हम जानेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। हम जानते ही हैं कि 18th सेंचुरी में बहुत सारे स्टेट सिस्टम में इंडिया के कॉमन लोगों को मतलब पार्टिसिपेट करने का अलाउ नहीं था गवर्नमेंट के अफेयर्स में। एकदम ऐसी ही स्थिति वेस्टर्न वर्ल्ड में 18वीं शताब्दी मतलब 18th सेंचुरी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इस सोशल और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस जो कि एंजॉय किया जाता था एरिस्टोक्रेट के द्वारा उसको चुनौती दी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हम देखते हैं कि मिडिल क्लास, पीजेंट्स और जो आर्टिसंस थे वो जो है स्पेशल राइट जो एंजॉय करते थे क्लेर्जी और नोबिलिटी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह को जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति और योग्यता के अनुसार उन्हें मिलना चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो फिलोसफर थे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। हम देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन ने मतलब धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला और आगे जाके ये जो आइडिया था सिटीजनशिप का, नेशन स्टेट का और डेमोक्रेटिक राइट का, ये जो है धीरे धीरे रूट किया इंडिया में 19th सेंचुरी के आखिरी दशक में। तो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतना ही जानना था और इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर के साथ ही ये क्लास 7 का सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि ये चैप्टर्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे दूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।